हेलो बच्चों। आज का क्लास में हम लोग CUET 2023 का डोमेन पेपर को पढ़ेंगे। तो डोमेन पेपर में सबसे पहला पेपर हमारा अकाउंटेंसी का होगा। इसमें सबसे पहला चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कुछ थ्योरी को जानेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड सभी MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है और किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है और वो कैसे रन करता है। तो हम लोगों को जानना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम NPO भी बोलते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता था, ठीक उसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को किया जाएगा। जिस प्रकार से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यहाँ दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन चलता है। एक चलता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मीन्स NPO बोलते हैं। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब तैयार करते थे, मीन्स जब फाइनल अकाउंट बनाते थे, तो 3 अकाउंट को क्रिएट करते थे। पहला होता था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमको बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चलता था, और उस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बैलेंस शीट तैयार करते थे। ये तीनों कहाँ तैयार करते थे? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक उसी प्रकार से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए हमको 3 अकाउंट को क्रिएट करना होगा, जिसमें से सबसे पहला होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला नंबर में क्या बनेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला नंबर में बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा। सेकेंड नंबर में बनेगा क्या? सेकेंड नंबर में बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकेंड नंबर में बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। और थर्ड नंबर में बनेगा बैलेंस शीट, जिससे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को जानेंगे कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो जिस प्रकार से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, PL अकाउंट बनाते थे, तो ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट की जगह क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका 2 साइड होगा, और इसमें भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक बनाते थे, कैश का हिस्ट्री को जानने के लिए। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश हमारा कितना आया, बिजनेस में कितना गया, जानने के लिए कैश बुक बनाते थे। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसके जगह हम क्या बनाएंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में होगा यहाँ पर रिसीट, यहाँ होगा अमाउंट, यहाँ होगा पेमेंट, और यहाँ होगा अमाउंट। तो सबसे पहले समझते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है नेचर में रियल अकाउंट होता है। पहला चीज, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नेचर में कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रिसीट साइड में जितना भी इस ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी कैश पैसा आएगा, उस सभी कैश पैसा को किधर लिखेंगे? रिसीप्ट साइड में लिखेंगे। और जितना भी कैश खर्च होगा, एक्सपेंडिचर होगा कैश के रूप में, मतलब कैश के रूप में जितना भी पेमेंट होगा, उसको किधर लिखेंगे?
पेमेंट साइड में लिख। तो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को लिखने के पहले अगर प्रीवियस ईयर का कुछ कैश पैसा है तो कैश पैसा को हम डेबिट साइड में पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। जो भी पैसा कैश पहले से है प्रीवियस ईयर का, और कैश के साथ साथ केवल कैश नहीं होगा, कैश एज वेल एज बैंक, बैंक भी का भी पैसा, अगर बैंक में भी पैसा प्रीवियस ईयर का है तो उन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे। इसके बाद डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू ऑल कैपिटल रिसिप्ट। ऑल कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, और इसके बाद लिखेंगे टू ऑल रेवेन्यू, टू ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हुआ, पहले समझेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, उसके बाद आगे देखेंगे। समझिए कैपिटल रिसिप्ट क्या है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा कभी कभार आता हो, मीन्स नॉन रिकरिंग टाइप का रिसिप्ट हो, ऐसा कैश पैसा जो नॉन रिकरिंग टाइप का हो, कभी कभार आता हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसा रिसिप्ट जो बार बार आने वाले प्रकृति का हो, वो कहलाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो सबसे पहले तो देखेंगे ये चीज कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें किसी भी प्रकार का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, काउंसिल, बोर्ड, ये सभी किस में आता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद कोई क्लब, क्लब के बाद धर्मशाला, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाद आ गया ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, CMA, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई एनजीओ है वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट आएगा, हॉस्पिटल आएगा। ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, क्लब हो गया, पुस्तकालय हो गया, ICAI हो गया, CMA हो गया, हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालने के लिए सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है कैश एंड क्रेडिट दोनों तरीके से चलता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कितना कैश आया और कितना कैश गया, कैश का पूरा जानकारी के लिए हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। जिस प्रकार से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश का जानकारी करने के लिए कैश बुक बनाते थे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश की जानकारी के लिए हम क्या बनाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को हम बनाएंगे। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक को लिख लेंगे। इसके बाद ऑल कैश रिसिप्ट, ऑल कैश रिसिप्ट का मतलब ऐसा पैसा जो कभी कभी आता हो इस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। मतलब नॉन रिकरिंग अमाउंट जब आएगा हमारे संस्थान में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। जैसे कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण है, एंडोमेंट फंड से पैसा आ रहा, मान लीजिए किसी क्लब का, मान लीजिए हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, ऑफ अ क्लब, किसी क्लब का बना रहे हैं। कब बना रहे हैं, फॉर द ईयर, मान लीजिए 2010 का बना रहे हैं। कब का बना रहे हैं, 10 का बना रहे हैं। तो 2010 हमारा करेंट ईयर हुआ। 2010 जिस ईयर का हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे वो ईयर हमारा करेंट ईयर कहलाएगा।
और 2010 के पहले 2009 जो होगा वो प्रीवियस ईयर कहलाएगा, और 2010 के बाद का ईयर जो 2011 है वो नेक्स्ट ईयर कहलाएगा। तो 2010 करंट ईयर हुआ, 2009 प्रीवियस ईयर हुआ, 2011 नेक्स्ट ईयर हुआ। तो हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो पैसा आने का सोर्सेस चाहे कैपिटल रिसिप्ट से या पैसा आवे या रेवेन्यू रिसिप्ट से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आवे, मतलब कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट किसी भी माध्यम से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आता है, करंट ईयर में पैसा आना चाहिए। वो प्रीवियस ईयर का पैसा आया है करंट ईयर में या नेक्स्ट ईयर का पैसा ही हमको मिल गया है करंट ईयर में, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। करंट ईयर में पैसा रिसिप्ट हो जाना चाहिए, चाहे वो पैसा कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे वो पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट हो, हम उसको रिसिप्ट साइड में मेंशन करेंगे। बस इस बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को, चाहे वो पैसा कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे वो पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट हो, हम दोनों रिसिप्ट को रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। लेकिन उसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि केवल कैश रिसिप्ट को लिखना है, ड्यू अमाउंट को नहीं मेंशन करना है। और दूसरी बात ध्यान में रखना है कि करंट ईयर में पैसा आना चाहिए। करंट ईयर मीन्स जिस ईयर में हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं उस ईयर में पैसा रिसिप्ट होना चाहिए। वो प्रीवियस ईयर 2009 का पैसा था या नेक्स्ट ईयर 2011 का पैसा था, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा 2010 का बना रहे हैं तो 2010 हमारा करंट ईयर है और करंट ईयर में हमको पैसा आना चाहिए। पैसा आने का साधन या तो कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है या रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है। किसी भी प्रकार का रिसिप्ट हो, कैपिटल रिसिप्ट हो या रेवेन्यू रिसिप्ट हो, हम सभी रिसिप्ट को रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। अब बात यहां आता है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई पैसा कभी कभार नॉन रिकरिंग आइटम टाइप का पैसा आवे तो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण है इंडोमेंट फंड। अगर किसी क्लब में इंडोमेंट फंड से पैसा आता है, इंडोमेंट फंड का मतलब फंड ऐसा फंड जिसको हम मार्केट में इन्वेस्ट करके उससे हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे और उस इंटरेस्ट का पैसा से हम अपना नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे, तो इसको कहते हैं इंडोमेंट फंड। ऐसा फंड जिसको हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उससे हमारा इंटरेस्ट आएगा और उस इंटरेस्ट का पैसा से हम अपना ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे, इसको बोलते हैं इंडोमेंट फंड। और इंडोमेंट फंड जो होता है वो कैपिटल रिसिप्ट का एक उदाहरण है। दूसरा, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब क्लब का कोई एक ऐसा मेंबर है जो पूरे जीवन भर का फी एक ही बार दे दिया क्लब में, अब वो दोबारा देने वाला तो है नहीं, तो एक बार ही पैसा रिसीव्ड हुआ, कभी कभार पैसा रिसीव्ड हुआ, तो लाइफ मेंबरशिप फी भी एग्जाम्पल है किसका, कैपिटल रिसिप्ट का। इसके बाद लिगेसीज। लिगेसीज क्या होता है, तो लिगेसीज का मतलब कोई व्यक्ति मर रहा है और मरते समय उसका वारिस कोई नहीं है, तो मरते समय वो अपना पूरा प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कैश किसी क्लब को, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ एनजीओ को वो लिखित रूप से वसीयत के रूप में दे देता है, तो उसको कहते हैं लिगेसीज। तो लिगेसीज भी किसका उदाहरण है, कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण है। तो इस प्रकार से जो भी कैपिटल रिसिप्ट का पैसा आएगा वो नॉन रिकरिंग आइटम होगा और उसको रिसिप्ट साइड में मेंशन करेंगे, लेकिन वो पैसा करंट ईयर में मिलना चाहिए। और प्रीवियस ईयर का पैसा है या नेक्स्ट ईयर का पैसा है या करंट ईयर का पैसा है उससे हमको मतलब नहीं है। करंट ईयर में पैसा आएगा हम उसको कहाँ मेंशन करेंगे, रिसिप्ट साइड में मेंशन करेंगे। दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा पैसा जो बार बार आने वाला प्रकृति का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, मीन्स रिकरिंग नेचर का हो, बार बार आने वाला पैसा हो। जैसे किसी क्लब में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, इसमें बार बार आने वाला पैसा और रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल
किसी क्लब का रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, तो पहला एग्जांपल सब्सक्रिप्शन, मतलब चंदा से पैसा आएगा, सब्सक्रिप्शन। दूसरा है अगर क्लब का लॉकर का व्यवस्था है तो लॉकर का रेंट से पैसा आएगा। क्लब के पास बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को रेंट पर लगाए हुए है तो उस रेंट से पैसा आएगा। तो ये किसका उदाहरण है, रेवेन्यू रिसिप्ट का उदाहरण है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में मतलब रेकरिंग नेचर मैंने बार बार होने वाला जो पैसा है, बार बार आने वाला पैसा को लिखा जाएगा। इसमें भी वो पैसा प्रीवियस ईयर का है, मीन्स हम बना रहे हैं 2010 का, वो 2009 का पैसा है कि 2010 का पैसा है कि 2011 का पैसा है, उससे मतलब नहीं है। हमको 2010 में पैसा प्राप्त हुआ, हम रिसिप्ट साइड में उसको लिखेंगे। मीन्स ऑल कैपिटल रिसिप्ट को लिखेंगे, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट को लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद यहां पर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखेंगे, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या ऑल रेवेन्यू पेमेंट भी बोल सकते हैं। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखेंगे और ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखेंगे और बाई ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर को लिखेंगे, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर को लिखेंगे। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को यहां लिखेंगे, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर को लिखेंगे। तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बार बार होने वाला खर्च, रेकरिंग नेचर का खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे किसी क्लब का अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उदाहरण लेते हैं तो क्लब अगर हमारा अपना नहीं है, हम लोगों का अपना क्लब नहीं है, कहीं रेंट पर लिए हैं तो रेंट पेमेंट करेंगे तो रेंट बार बार देना होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करेंगे, बार बार देना होगा। न्यूज़पेपर खरीदेंगे तो हर दिन खरीदना है, बार बार होने वाला खर्च है। मिसलेनियस एक्सपेंसेज में खर्च होगा, वो भी बार बार होने वाला खर्च है। स्टाफ को सैलरी देंगे तो सैलरी भी बार बार होने वाला खर्च है। मीन्स ऐसा खर्च जो बार बार होने वाला है और करंट ईयर में वो खर्च हो जाना चाहिए। ड्यू अमाउंट को इसमें मेंशन नहीं करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कभी भी ड्यू अमाउंट को मेंशन नहीं करेंगे। जो भी खर्च हुआ है और जो कैश खर्च हुआ है उसी को मेंशन करेंगे और करंट ईयर में खर्च होना चाहिए। वो खर्च करंट ईयर में होना चाहिए, वो चाहे प्रीवियस ईयर का हो चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, उससे हमको मतलब नहीं है। करंट ईयर में पैसा खर्च हुआ है हम मेंशन करेंगे, किधर, पेमेंट साइड में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में। उसी प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कोई एसेट्स को परचेज करना, एसेट्स एक्वायर्ड करना। जैसे क्लब हम 2010 का बना रहे हैं तो 2010 में अगर हम लैंड खरीदते हैं क्लब के लिए, बिल्डिंग खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, तो ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कभी कभी होने वाला खर्च है। वो चाहे प्रीवियस ईयर का हो चाहे नेक्स्ट ईयर का हो। करंट ईयर में हम पेमेंट किए हैं, हम पेमेंट साइड लिखेंगे, ड्यू अमाउंट को इसमें नहीं लिखेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना, ये सारा एसेट्स को परचेज करना, एक्वायर करना, ये क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो इसको कहाँ लिखेंगे, सभी प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ लिखेंगे, पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में लिखने के बाद जो बच जाएगा, इन सभी को ऐड करके जो बच जाएगा वो बैलेंस सीडी होगा, और ए कैश क्लोजिंग कैश कहलाएगा, और ए बैंक क्लोजिंग बैंक कहलाएगा। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का रीजन क्या होता है कि हमारा कैश कितना आया और कितना गया और कितना बचा, इस चीज़ की जानकारी के लिए हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। जिस प्रकार से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और इसमें क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों तरह का इनकम को लिखते हैं, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो। यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, दोनों को लिखते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए। इसका क्रेडिट साइड में लिखा जाता है इनकम, और यहाँ अमाउंट, और इसके बाद इधर लिखा जाता है एक्सपेंडिचर, डेबिट में एक्सपेंडिचर,
और यहाँ लिखा जाता है अमाउंट। इसमें लिखा जाता है बाई ऑल रेवेन्यू इनकम, ऑल रेवेन्यू इनकम, और यहां लिखा जाता है टू ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ध्यान रखिएगा इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं लिखा जाता है, कैपिटल रिसिप्ट को नहीं लिखा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं लिखा जाता है, केवल रेवेन्यू इनकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है। और दूसरी चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो केवल करेंट ईयर का ही रेवेन्यू इनकम को लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का जो रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे। केवल करेंट ईयर का रेवेन्यू इनकम को लिखेंगे इनकम साइड में, और चाहे वो कैश इनकम हो चाहे ड्यू इनकम हो, दोनों को लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय कैश इनकम हो चाहे ड्यू इनकम हो, दोनों को लिखेंगे, और केवल करेंट ईयर का ही रेवेन्यू इनकम को लिखेंगे। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का अगर इनकम है उसमें शामिल रेवेन्यू इनकम तो उसको माइनस कर देंगे, अगर शामिल है तो माइनस करेंगे। और कैपिटल रिसिप्ट को कभी नहीं लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इसके बाद एक्सपेंडिचर में भी उसी प्रकार से केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आप केवल करेंट ईयर का ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखेंगे। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें शामिल तो उसको माइनस कर देंगे। और ड्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैश एक्सपेंडिचर हो, दोनों को लिखेंगे। ड्यू एक्सपेंडिचर को भी लिखेंगे और कैश एक्सपेंडिचर को भी लिखेंगे, दोनों को लिखेंगे। प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर का अगर शामिल है तो उसको माइनस कर देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं लिखेंगे, और सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखेंगे किधर, डेबिट साइड में, मींस एक्सपेंडिचर साइड में। और इसका अमाउंट को प्लस माइनस करके अगर डेबिट साइड में कमी आया तो सरप्लस कहलाएगा। और हम पहले बता चुके हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन सा है और रेवेन्यू इनकम कौन कौन सा है। रेवेन्यू इनकम मतलब बार बार होने वाला इनकम, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब बार बार होने वाला एक्सपेंडिचर। और अगर इधर डेबिट में कमी आया तो सरप्लस कहलाएगा, नेट प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नेट प्रॉफिट होता था, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सरप्लस कहलाएगा। और अगर एक क्रेडिट साइड में कमी आता है, इधर ज़्यादा हो गया, डेबिट में ज़्यादा हो गया, क्रेडिट में कमी आया, तो ये कहलाता है बाय डेफिसिट। डेफिसिट कहलाता है, मीन्स कमी, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। और इसके बाद बैलेंस शीट जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनता था उसी प्रकार से इसमें भी बैलेंस शीट क्रिएट होगा। तो बैलेंस शीट में क्या होगा, तो बैलेंस शीट में हम लिखते थे कैपिटल, यहां लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कैसे पता चलेगा, तो सारा एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल फंड कहलाएगा। और अगर कैपिटल फंड क्वेश्चन में मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो इसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है कैपिटल फंड निकालने के लिए। और कैपिटल फंड में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। अगर सरप्लस हुआ है तो ऐड कर देंगे, और डिफिशिएट हुआ है तो माइनस कर देंगे। और इसके बाद लायबिलिटी साइड में सभी प्रकार का लायबिलिटीज को लिख देंगे। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, जितना भी आपका लायबिलिटीज है सभी लायबिलिटीज को लिखेंगे। और एसेट साइड में ऑल एसेट्स को लिखेंगे, और कैश को लिखेंगे, बैंक को लिखेंगे, और दोनों साइड ऐड करके इक्वल कर देंगे। ये आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। इस प्रकार से हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट को करते हैं, जिसमें तीन चीज हमको बनाना पड़ता है। पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि नेचर में रियल अकाउंट होता है। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि नेचर में नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये तीन चीज़ों को
मेंशन किया जाता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, क्लब है, पुस्तकालय है, ICAI, CMA, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हमको 3 चीज़ों को बनाना पड़ता है। उसमें पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। इस प्रकार से हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का समरी को जाना। अब सारा समरी को, सारांश को जानने के बाद इससे रिलेटेड क्या क्या MCQ क्वेश्चन बन सकता है, अब MCQ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो ये पहला वीडियो में आप लोग थ्योरी को कवर कीजिएगा, इसके बाद तुरंत नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें MCQ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो सभी क्वेश्चनों को, MCQ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीक़ा से रिवीजन कीजिएगा। और यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि